नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए फाइल भेज दी है। आपको बता दें कि जो राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना है, उसका प्रस्ताव एक बार फिर से उपराज्यपाल को भेज दिया गया है और केजरीवाल सरकार ने घर घर राशन डिलीवरी की फाइल मंगलवार को एलजी को भेजी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने फाइल भेजी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने को लेकर कहा गया है। वहीं हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश भी दिया है कि वो सभी उचित मूल्यों की दुकानों के संचालकों को उन कार्डधारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन लेने का विकल्प चुना है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकानों से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। अदालत ने 22 मार्च को दिए गए आदेश में आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश दिया था कि वो याचिकाकर्ता संघ को दी जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति न तो उसमें कमी लाए और न ही उसको रोके। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर फिलहाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को राशन के डोर स्टेप डिलीवरी योजना का प्रस्ताव भेजा है, साथ ही उसकी फाइल भी भेज दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ये तमाम निर्देश ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये महत्वाकांक्षी योजना केजरीवाल सरकार की है, जिस पर लगातार जो अरविंद केजरीवाल है वो प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है। अब फिलहाल जिस तरीके से फाइल भेज दी गई है, इसके बाद क्या कुछ अपडेट? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया उनसे, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना ये कहा जा सकता है। कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार लोगों को घर से बाहर निकलने में मुश्किलें हुई और लोग अपने जो ज़रूरी सुविधाएं थी उनसे भी वंचित रहे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया कि दिल्ली में घर घर राशन योजना की एक प्रस्ताव रखा जाएगा सरकार के सामने और इस प्रस्ताव को एलजी को अब एक बार फिर से भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि एलजी इसको किस तरीके से लेते हैं। इससे पहले भी 2 से 3 बार एलजी को ये जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी और अनुमति उस पर नहीं दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से प्रस्ताव भेज दिया गया है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने को कहा था। तो दिल्ली सरकार की लगातार ये महत्वाकांक्षी योजना, जिस पर सरकार जो है वो अमल करना चाहती है, लेकिन राज्यपाल अनिल बैजल हर बार कोई ना कोई दिक्कत करते हैं, जिसकी वजह से ये जो योजना है ये लागू नहीं हो पा रही है। अब एक बार फिर से फाइल भेज दी गई है। देखना होगा कि अब किस तरीके से इस योजना पर काम किया जाता है और अनिल बैजल उपराज्यपाल दिल्ली की इस योजना को किस तरीके से लेते हैं और अनुमति इसे देते हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की जो प्रस्ताव है वो 2 से 3 बार उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके किसी तरीके की अनुमति दिल्ली सरकार को नहीं मिली है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटाती नजर आई है। और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल को ये फाइल भेज दी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने के लिए कह दिया था। अब हाईकोर्ट ने जब डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने के लिए कह दिया है, तो देखना होगा कि अनिल बैजल इस पर किस तरीके की अपना रवैया रखते हैं, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली सरकार की, सीएम अरविंद केजरीवाल की।
तो दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का प्रस्ताव भेज दिया है। केजरीवाल सरकार ने घर घर राशन डिलीवरी की फाइल मंगलवार को यानी कल एलजी को भेजी है और इसमें हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये फाइल दोबारा भेजी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने को कहा था और हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश भी दिया कि वो सभी उचित मूल्यों की दुकानों के संचालकों को उन कार्डधारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन लेने का विकल्प चुना है। उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकानों से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत होगी। वहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने अदालत में चुनौती दी है। दिल्ली के सरकारी राशन डीलर संघ इन्होंने अब सीधे तौर पर चुनौती दी है। हाईकोर्ट में अदालत ने 22 मार्च को अपने आदेश दिए थे जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार को तो दिल्ली से संवाददाता राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी राजीव, दिल्ली सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी ये योजना है जो पिछले लंबे समय से जो केजरीवाल हैं वो लगातार इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार अनिल बैजल जो हैं उपराज्यपाल वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत करते हैं। इस बार हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से ये जो फाइल है वो भेज दी गई है उन्हें, अब क्या कुछ रुख है उनका? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली हाई कोर्ट के अब आदेश के बाद में दोबारा से एक बार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि राशन की जो डिलीवरी है, यानी कि होम डिलीवरी है, जो वो दोबारा से स्टार्ट हो सके। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर बार-बार कोशिश कर रही थी और बार-बार कहीं न कहीं फाइल को अनिल बैजल जी के पास यानी कि एलजी के पास बार-बार भेजा जा रहा था और एलजी जो थे, वो लगातार फाइल को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। मगर लगातार कहीं न कहीं दिक्कतें भी आ रही थी और दिल्ली सरकार बार-बार कह रही थी कि ये योजना कारगर योजना है, जनता भी यही चाहती है कि उनको राशन जो है वो घर पर मिले और कहीं न कहीं जो राशन डीलरों के द्वारा कालाबाज़ारी की जाती थी, वो नहीं हो सके। मगर बात करें जिस तरीके से अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला लिया है और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के लिए कहा गया है कि दिल्ली सरकार इसको दोबारा से भेजे, मगर दिल्ली सरकार अब जिस तरीके से अनिल बैजल को दोबारा से फाइल भेजी गई है और देखना होगा क्या अनिल बैजल अब की बार इस फाइल पर अपनी मोहर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं इस कह सकते हैं योजना के लिए दिल्ली सरकार की योजना थी होम डिलीवरी वाली, वो कहीं न कहीं कारगर थी और कहीं न कहीं जनता भी इसी मुहिम से जुड़ने की कोशिश भी कर रही थी और लगातार कहीं न कहीं सुझाव भी दिए गए थे। मगर अभी तक दिल्ली सरकार की इस योजना पर मोहर नहीं लगी है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी तक जो एलजी हैं, यानी कि अनिल बैजल जो हैं, वो लगातार इस फाइल को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अब कहीं न कहीं अब जो फाइल भेजी गई है, उसमें भी कहीं न कहीं शायद अनिल बैजल दोबारा से उसको पास ना करें। मगर जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, उससे साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं अनिल बैजल के ऊपर भी प्रेशर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, तमाम बार हाईकोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल ने दरवाजा हाईकोर्ट का खटखटाया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये योजना जरूरी है और इसको लागू कर देना चाहिए। इस तरीके की बातें हाईकोर्ट द्वारा कही गई। तो अब जब हाईकोर्ट ने ही आदेश दे दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने, तो क्या अनिल बैजल इसको एक बार फिर से रिजेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पहले भी हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो दिल्ली सरकार की योजना है होम डिलीवरी वाली, यानी कि राशन को जो घर-घर पहुँचाना है, वो कहीं न कहीं कारगर थी और बार-बार कहीं न कहीं उसके लिए कह सकते हैं एलजी तक फाइल पहुँचाई जा रही थी और एलजी जो थे वो लगातार उस फाइल को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ही कहीं न कहीं अनिल बैजल जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे थे। मगर अब की बार जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें फैसला लिया है और दिल्ली सरकार को कहा गया है कि आप इस योजना को लागू कीजिए और दिल्ली सरकार ने अब फाइल बनाकर दोबारा से अनिल बैजल के पास भेजी है, यानी कि होम डिलीवरी की जो फाइल है, वो देखना होगा कि अनिल बैजल इसको पास करते हैं या फिर दोबारा से रिजेक्ट करते हैं। मगर अब जिस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर फैसला गया है, अगर अनिल बैजल जी अभी से इसको कहीं न कहीं रिजेक्ट करते हैं, तो फिर दिल्ली सरकार के पास एक और क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के लिए तरफ रास्ता रह जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को ले जाया जाएगा ताकि दिल्ली सरकार की ये योजना है जो कारगर योजना है उसको कहीं ना कहीं पास किया जाए। मगर देखना होगा कि अनिल बैजल अब इसको पास करते हैं या फिर दिल्ली सरकार हाई कोर्ट की तरफ रुख करता है। जी। हम्म लेकिन देखिए राजीव, जिस तरीके से दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ है, ये भी अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के रास्ते में रोड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भी अब सीधे तौर पर कोर्ट में चुनौती दे दी है और ये मना कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं फिलहाल?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार बार-बार इस योजना को लागू करने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को रोक लगाई जा रही है क्योंकि अनिल बैजल जी जो है, वो लगातार इस फाइल को कहीं न कहीं रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो केंद्र सरकार है, उनको भी पता है कि दिल्ली सरकार की ये योजना कारगर ज़रूर है क्योंकि यही योजना और राज्यों के अंदर भी लागू है। और वहीं बात करें जिस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए, तो कहीं न कहीं दिल्ली की जनता जी कहीं न कहीं राशन डीलरों से परेशान थी और कहीं न कहीं उसके अंदर कालाबाज़ारी होती थी और इसी को लेकर कहीं न कहीं होम डिलीवरी की योजना बिल्कुल दिल्ली सरकार लेके आ रही है और दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि चुनिंदा राशन डीलरों को ही उसकी परमिशन दी जाएगी और जिन लोगों ने अभी तक अनुमति की है, यानी कि लोग परमिशन दी है कि हमें होम डिलीवरी चाहिए, तो कहीं न कहीं उसके लिए भी सोच देखा जा रहा है कि लगातार कोशिश भी की जा रही है। मगर जिस तरीके से अनिल बैजल के द्वारा जिस तरीके से फाइल पर बार-बार रोक लगाई जा रही है, उससे कहीं न कहीं साफ ज़ाहिर होता है कि दिल्ली सरकार की योजना कारगर ज़रूर है, मगर कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कहीं न कहीं इसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मगर देखना होगा कि अब की बार ये अनिल बैजल जी इसका फाइल को पास करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं पास करते हैं, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के पास फिर एक और समाधान रह जाएगा, वो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार अनिल बैजल को के लिए कहा जाता है कि फाइल को पास कीजिए, तो कहीं न कहीं दबाव बिल्कुल बनेगा और हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि इस फाइल को पास किया जाए क्योंकि ये का योजना जो है वो कारगर योजना है। मगर देखना होगा कि अनिल बैजल इस पे अपनी मोहर लगाते हैं, सहमति देते हैं लेकिन या राजीव, ये नहीं जो देते हैं। सरकारी जी। राशन डीलर संघ है, ये क्यों ये जो योजना है इसका विरोध कर रहे हैं? इन्हें समस्या किस तरीके से आ रही है? मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये साफ तौर पर कहा कि एक जो राशन की दुकान है उससे घर में आपूर्ति की जाएगी पूरे तरीके से, तो ये जो राशन डीलर संघ है, इनको समस्याएं आखिर कहाँ आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राशन डीलर संघ की, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से राशन डीलर जो थे, वो कहीं न कहीं अपनी मर्ज़ी करते थे। चावल नहीं देते थे, गेहूँ नहीं देते थे और देते भी थे, तो कहीं न कहीं उसके अलग से पैसे भी लिए जाते थे। और जो राशन डीलरों के पास आटा अवेलेबल नहीं था, मगर फिर भी आटा भी दिया जाता था और कहीं न कहीं जो राशन का उनका जो गेहूँ था, वो ले लिया जाता था और उसके बदले में प्राइवेट कंपनियों का जो आटा था, वो दिया जाता था और कहीं न कहीं उसके अंदर कालाबाज़ारी की जाती थी और राशन डीलर जो थे, वो कभी समय पर देते नहीं थे, तो कहीं न कहीं जनता परेशान होती थी। बार-बार कई बार तो पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, यहाँ तक कि एफआईआर भी हुई है, लोग बाग जनता परेशान थी, नेताओं के दरवाजे भी खटखटाए। मगर यहाँ पर समझना होगा कि राशन संघ जो है, वो ये नहीं चाहता है कि इस योजना को लागू करवाया जाए क्योंकि उनसे कहीं न कहीं उनका जो क्या कहते हैं राशन डीलर का जो हक है, वो छिनता नज़र आएगा और जो उनकी कालाबाज़ारी है, वो भी कहीं न कहीं खतरे में पड़ती नज़र आएगी। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की योजना की, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार कहीं न कहीं जनता के बारे में सोच रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इस फाइल को रोका जा रहा है बार-बार, तो कहीं न कहीं साफ ज़ाहिर है, कहीं न कहीं इसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार इस योजना को कब तक रोक नहीं पाएगी और क्योंकि क्या कहते हैं अनिल बैजल जो है वो इस फाइल को रोक नहीं पाएंगे और आगे हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो कहीं ना कहीं फाइल पर मोहर लगानी होगी। मगर जिस तरीके से राशन संघ की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जो कालाबाजारी है वो इसके अंदर खतरे में पड़ेगी और कहीं ना कहीं जनता जो है वो सुखी होती नजर आएगी क्योंकि जनता तक राशन पहुंचेगा, घर पर पहुंचेगा और सुरक्षित हाथों में पहुंचेगा और उसमें कालाबाजारी नहीं होगी तो जनता तो खुश होगी। मगर दिल्ली सरकार इस योजना को कहीं ना कहीं लागू करना चाहती है, मगर ये योजना जो है वो बार बार अनिल बैजल के द्वारा कहीं ना कहीं रिजेक्ट की जाती है। मगर जिस तरीके से आपकी बार हाई कोर्ट ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं अनिल बैजल के ऊपर दबाव जरूर बना हुआ है। अगर आपकी बार भी फाइल को रिजेक्ट किया जाता है तो फिर दिल्ली सरकार के पास एक ही समाधान रह जाएगा, वो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। जी। हुँ। सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाना वो तो चलिए आखिरी ऑप्शन दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन फ़िलहाल की अगर स्थितियों को समझें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो किस तरीके का प्लान करते नज़र आ रहे हैं? उनकी आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि देखिए दोनों ही कह सकते हैं कि विचार होना चाहिए दोनों ही स सवालों पर, क्योंकि हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है इस फाइल को। अब आगे की रणनीति केजरीवाल की क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार की योजना जो है वो कारगर योजना है, यहाँ तक कि इस पे अपनी मोहर जो है वो हाई कोर्ट ने भी लगा दी गई है। जिस तरीके से कहा गया है कि ये योजना कारगर योजना है, इसको लागू किया जाए, तो साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं योजना तो कारगर है। मगर अब दिल्ली सरकार के जो रोड़े रास्ते में रोड़े अटक रहे हैं, यानी कि अनिल बैजल बार-बार इसको फाइल को रिजेक्ट करते हैं। कह सकते हैं जो राशन डीलर है, संघ जो है वो कहीं न कहीं इसमें रोड़े अटका रहा है क्योंकि उनकी जो कालाबाज़ारी है वो खतरे में पड़ती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर समझना होगा कि दिल्ली सरकार किस तरीके के कदम उठा रही है। हुँ। मगर यहाँ पर बात करें अगर इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रह जाता है। मगर कहीं न कहीं दिल्ली सरकार बार-बार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि आपने इस तरीके की योजना जो है वो और राज्यों के अंदर भी हुँ। लागू की हुई है, तो फिर ठीक है। दिल्ली के अंदर ही क्यों रोक लगाई जा रही है? हुँ। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो पंजाब से है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हालांकि करीब 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है।
लेकिन अब इस पर मंथन जरूर शुरू हो गया है। और सूत्रों के अनुसार इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा और सांसद रवनीत बिट्टू को कांग्रेस आलाकमान ने आज दिल्ली बुलाया है। ये तीनों ही आज दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर चुनावों के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, गिने चुने दिन चुनावों में रह गए हैं, और लिहाजा कांग्रेस आलाकमान अब इन हालातों को निपटाकर चुनावी तैयारियों में जुटना चाहती है। चर्चाएं हैं कि अब सिद्धू के नखरे को ज्यादा ना उठाते हुए पार्टी नया अध्यक्ष भी घोषित कर सकती है। इस तरीके की बातें भी लगातार सामने आ रही है। अब समीकरण क्या कुछ बनते नजर आएंगे, वो आगामी विधानसभा चुनावों में देखना होगा, क्योंकि मात्र 3 से 3.5 महीने का समय रह गया है। समय वाकई बहुत ज्यादा कम कांग्रेस के पास रह गया है, क्योंकि कांग्रेस के पास पंजाब ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर उनकी बहुत अच्छी पैठ है। बात अगर दूसरे राज्यों की करें तो वहां पर भी अंतर्कलह चल रही है, लेकिन कांग्रेस अगर पंजाब को खोती है तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। और अगर ये जो अंतर्कलह है इसके चलते अगर कांग्रेस पंजाब को खोती है, कांग्रेस के हाथ से पंजाब अगर निकलता है तो ये कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी क्षति होगी। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो आलाकमान जो है आज विचार करेगा, और 3 लोगों को जो बुलाया है उनसे किस तरीके से बैठक होगी, और नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर क्या फैसला निकल कर सामने आता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, फिलहाल जिस तरीके से लगातार पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह है, मतभेद, सब चीजें देखने को मिल रही है, और पंजाब में तो सियासी समीकरण भी कांग्रेस के लिए बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने फिर से 3 लोगों को बुलाया है दिल्ली में, और एक बार फिर से विचार विमर्श सिद्धू के इस्तीफे को लेकर किया जाएगा। क्या लगता है इस इस्तीफे पर किस तरीके से विचार हो सकता है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा दिए करीब हफ्ता भर हो गया है, और ऐसे में अभी तक कोई डिसीजन उनके इस्तीफे पर नहीं हुआ है। यानी इस्तीफा जो है वो मंजूर भी नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं कोई संकेत जो है ऐसा भी नहीं आया कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कि उनका इस्तीफा जो या फिर उनकी जगह कोई और व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुना जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से कल से गतिविधियां तेज होने लगी हैं, तो उससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं नहीं है कि हो सकता है कि अब आलाकमान जो है सिद्धू को ज्यादा तवज्जो देने की मूड में नहीं है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ऑलरेडी काफी नुकसान जो है वो पंजाब में कांग्रेस को देखने को अभी तक मिल चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उनको हटाया गया, इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री लगाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धू की जो नाराजगी है नवजोत सिंह सिद्धू की वो बरकरार रही। तो ऐसे में अब नवजोत सिंह सिद्धू जब इस्तीफा देके घर बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को ये विचार करने पर इन हालातों ने मजबूर कर दिया, खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये ने, कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी तवज्जो जो है वो देनी चाहिए या नहीं। शायद कहीं ना कहीं अब इस दिशा में जो कांग्रेस आलाकमान है वो जरूर सोच रही होगी। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू जब से अध्यक्ष बने हैं तब से यदि संगठन की बात करें तो संगठन भी नहीं खड़ा कर पाए हैं वो पंजाब में। बकायदा एक कलह जो है वो कांग्रेस की चरम सीमा पर जरूर देखी गई है उनके कार्यकाल में। तो ऐसे में अब जिस तरह से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कुलजीत नागरा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और रवनीत बिट्टू जो सांसद हैं, उनको दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है। और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद पैदा हुई जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए ये विचार जो है वो दिल्ली में चल रहा है। रवनीत बिट्टू के साथ बात हो रही है, प्रताप बाजवा वहां पर मौजूद है दिल्ली में पहले ही। तो इन सभी नेताओं के बीच में एक बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है, या फिर किसी तरीके से कोई समाधान जो है वो जरूर अब इस मसले का निकालना चाहेगी कांग्रेस आलाकमान, क्योंकि चुनाव है, और कांग्रेस आलाकमान चाहती है कि चुनाव में सिर्फ चुनावी तैयारी पर ही जोर दिया जाए, ना कि जो ड्रामा अंतरकलह का चल रहा है केवल उसी में ही जो चुनावी समय है उसको गुजार दिया जाए, क्योंकि सरकार ने भी काम करना है और पार्टी ने भी काम करना है। लेकिन जो कला है और जो इस तरह की सियासी ड्रामेबाजी चल रही है कांग्रेस के बीच में, उसने कहीं ना कहीं सरकार के काम पर भी ब्रेक लगाई हुई है, और पार्टी का काम भी रुका हुआ है।
और ऐसे में यदि ये दोनों कामों पर असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर चुनावी रणनीति जो है वो कांग्रेस की उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता हुँ, है। तो बिल्कुल। अब और कांग्रेस चुनावों को आलाकमान देखिए ये कुलवीर जी ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है, मात्र 3 से साढ़े 3 महीने चुनावों को रह गए हैं। इस बीच ये दिल्ली का दौरा काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन फिलहाल क्या कांग्रेस के पास एक बार फिर से बात यही सामने आ जाती है कि इतना बड़ा चेहरा आखिर कौन है, जिसको लेकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर चुनाव की बात कही जा रही थी। सिद्धू ने खुद इस्तीफा दे दिया है। अगर उनको मनाने की कोशिश होती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मानते हैं तो वो अपनी कुछ समस्याएँ सामने रखेंगे, अपनी कुछ शर्तें सामने रखेंगे और अगर बदला जाता है तो चेहरा कौन है कांग्रेस के पास? देखिए, बिल्कुल चेहरे की बड़ी कमी इस वक़्त ज़रूर देखी जा सकती है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में कांग्रेस को देखा जाता था अभी तक पंजाब में और कांग्रेस जो है उनको कैप्टन के रूप में देखा जाता था। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से कैप्टन का रास्ता जो है वो अलग हो चुका है। तो कहीं न कहीं अब ये महसूस किया जा रहा है कि आखिर किसको तलाशा जाए और समय जिस तरह से आपने कहा कि समय भी अब नहीं है कि उतना समय जो है वो ज़ाया किया जा सके। तो ऐसे में विचार भी तेज़ी से करना होगा और चेहरा भी तेज़ी से तलाशना होगा। लेकिन विकल्प क्या बनेगा, कौन-सा चेहरा सामने आएगा या फिर सिद्धू को एक बार फिर से मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि सिद्धू को अब ज़्यादा तवज्जो कांग्रेस आलाकमान देने के मूड में है क्योंकि जब से उनका इस्तीफा हुआ है तब से आपने देखा कि सिद्धू को मनाने की ज़्यादा कोशिशें नहीं की गई। सिद्धू को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पटियाला जाना चाहते थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसी दिन रात को लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने साफ मना किया और कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू से यदि बात करनी है तो उनको चंडीगढ़ बुलाया जाए। यानी कहीं न कहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू को उतनी ज़्यादा तवज्जो, उतनी ज़्यादा अहमियत देने के कांग्रेस मूड में नहीं है क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं ये अब आकलन कर लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को ज़्यादा तवज्जो देना कहीं पार्टी के एक बड़े नुकसान का कारण ना बन जाए क्योंकि सिद्धू की जो आकांक्षाएँ हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और हालाँकि बेशक उनकी नाराज़गी जो है वो उसके कारण वाजिब हो सकते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू यदि इस तरह से पार्टी पद से इस्तीफा देकर घर बैठते हैं, तो वो पार्टी को मझधार में छोड़ने वाली बात होगी और वो भी ऐसे नाजुक समय में जबकि चुनाव सर पर हैं। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं विचार जो है वो ज़रूर कांग्रेस आलाकमान हो सकता है कि इस पर विचार कर रही हो कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में अपनी राय बदली जाए। हुँ, बिल्कुल, लेकिन कुलबीर जी देखिए सबसे अहम बात तो ये है ना कि जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने अब ये सोच उठाई है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उन पर अब विचार किया जाए, इसलिए अंतर्कलह खत्म होनी चाहिए। लेकिन अंतर्कलह पिछले लंबे समय से चल रही है और अब तो समय है कि कांग्रेस को जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियाँ गिनवानी चाहिए थी, अपना कार्यकाल जिस तरीके से उनका बीता वो बताना चाहिए था ताकि वो आगामी विधानसभा चुनावों में अच्छी पकड़ बना सकें। मात्र 3 महीने में क्या कांग्रेस वो पकड़ एक बार फिर से बना पाएगी जनता में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो अंतरकलह की है कि ये जो विवाद चल रहे हैं कांग्रेस में, इनको कैसे थामा जाए और बिना इन विवादों का हल किए ना तो चुनावी रणनीति तैयार हो सकती है और ना ही जो कांग्रेस है, वो जनता में जा सकती है। सरकार का काम-काज भी निस्संदेह क्योंकि पार्टी से जुड़ी हुई सरकार है, तो सरकार का काम-काज भी ऐसे में प्रभावित होता है। तो 3 महीने का जो समय रहा है, इसको समय ज़्यादा नहीं कहा जा सकता बिल्कुल भी क्योंकि ऑलरेडी जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो मैदान में है जबकि कांग्रेस सत्ता में होते हुए भी ये हाल है कि जनता में जाने के बजाय अपने अंतर्कलह से जूझ रही है। लेकिन अब चूँकि समय जैसे आगे बढ़ रहा है, ये अंतर्कलह जो है, थमने का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन इसका असर जो है वो चुनावी रणनीति पर भी पड़ रहा है, सरकार के कामकाज पर भी पड़ रहा है। और ये जो असर है एक बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है चुनावों में। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को अब अपनी रणनीति या फिर जो एक ये कहें कि जिस तरह से आपने कहा कि जो काम बहुत दिन पहले कर लेना चाहिए था, जो बदलाव जो है, वो यदि ऐन मौके पे किया जाता है कि बड़ा जोखिम उठाया है कांग्रेस आलाकमान ने। लेकिन बदलाव करने के बावजूद भी इतना बड़ा बदलाव करने के बावजूद भी जो कला है, वो घटने की बजाय, वो कम होने की बजाय या रुकने की बजाय और यदि बढ़ती है तो निश्चित तौर पर एक फ़ॉर्मूला जो है वो बदलाव का वो भी फ़ेल होता दिखाई दे रहा है और जो हालात हैं, वो भी हाथों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि समय नहीं है। हुँ। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब कुछ बड़े फ़ैसले जो है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से पंजाब के लिए हो सकते हैं। हुँ।
ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो खबर पंजाब से है, जहां पर पंजाब ने कोविड संबंधी टीकाकरण में 2 करोड़ खुराक लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। उक्त जानकारी पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी द्वारा दी गई। सोनी ने बताया कि राज्य में अब तक करीब 1 करोड़ 48 लाख लोगों को कोविड संबंधी टीकाकरण की पहली खुराक लगाई गई है, जबकि 52 लाख लोगों को दोनों खुराकें लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि एक दिन में राज्य भर में 2,16,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि अब तक के टीकाकरण में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, पटियाला शीर्ष 5 जिले हैं। और उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में कोविड की 1 करोड़ 77 लाख खुराक और कोवैक्सीन की 23 लाख खुराक लगाई जा चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 18 से 44 उम्र वर्ग के 1 करोड़ 7 लाख लोगों को खुराकें लगाई जा चुकी है, जबकि 45 से 60 साल उम्र वर्ग के 55 लाख लोगों को और 60 से अधिक उम्र वर्ग के 38 लाख लोगों को कोविड टीकाकरण की खुराकें लगाई जा चुकी है। पंजाब में कोविड टीकाकरण संबंधी तमाम जो टीकाकरण है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसी की कड़ी में ये अब खुद ओपी सोनी ने कहा कि 2 करोड़ खुराकें लगा ली गई है। पंजाब में आंकड़ा 2 करोड़ का पार कर लिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल टीकाकरण जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है देश में, किस तरीके से टीकाकरण पूरा किया जाए, और इसी बीच अब पंजाब में ये बड़ी खबर, पंजाब के लिए खुशी की खबर है कि 2 करोड़ जो टीकाकरण है वो पूरा कर लिया है। देखिए, पंजाब के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। अगर हम बात करें सीधे तौर पे 2 करोड़ के करीब टीकाकरण हो चुके हैं, तो पंजाब के लिए गुड न्यूज है। अगर हम ऑल ओवर कंसिडर करें, देखिए कई फैक्टर्स को कंसिडर सीधे तौर पे कर सकते हैं कि पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है, तो करीब 2.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन, और ऐसे में 2 करोड़ पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन एक बहुत अहम माइलस्टोन पूरे पंजाब के लिए। अगर हम इसको सीधे तौर पे कंसिडर करें तो सीधे हम कह सकते हैं कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी धीरे धीरे पहुंचने की स्टेज पे कगार पे है। अगर हम ऑल ओवर आंकड़ों की बात करें तो 1.48 करोड़ को फर्स्ट डोज लग चुकी है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पंजाब की आधे से ज्यादा आबादी 100% क्या हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन पा चुकी है। तो वहीं अगर आगे बात करें तो 50 लाख के करीब दोनों डोज लग चुकी, मतलब कि अगर हम कहें कि ऑल ओवर 1/5 पंजाब की 1/5 पॉपुलेशन अगर हम कह सकते हैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। तो अगर हम इस आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पंजाब के लिए एक बहुत अच्छी स्टेज है, एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल हो चुका है और ऑल ओवर पूरे पंजाब के लिए ये एक अच्छी न्यूज है। जैसे जैसे हम खुद पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने बताया कि ये स्टेप जरूरी है और लगातार टीकाकरण होता रह रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। क्योंकि हम ऑल ओवर देखें, इसमें पॉपुलेशन के क्राइटेरिया भी आप स्प्लिट करें तो आप देखेंगे 18 to 44, मतलब कि जो सबसे ज्यादा लोग या जिस एज के लोग जो सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पाई गई है। मतलब कि 1 करोड़ के कुछ के करीब युवाओं ने अपने आप को टाइमली वैक्सीनेट कराया, तो ये भी एक अच्छा मैसेज है। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, आप बने रहिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर टीकाकरण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल ये तमाम चीजें ठीक है कि ये 2 करोड़ का जो आंकड़ा पार किया है पंजाब में सरकार ने टीकाकरण में, ये काफी अहम सराहनीय कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति टीकाकरण की क्या है, क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार हमें देखने को मिली थी। फिलहाल किस तरीके की स्थितियां, किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रही है? देखिए, इस बार अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो अब डोसेस की कमी नहीं आ रही है। अगर हम कह सकते हैं कि काफी टाइम मैनेजमेंट शुरू हो चुकी है, पर्याप्त संख्या में डोसेज अवेलेबल है। अगर हम ऑल ओवर हम बात करें 2 करोड़ वैक्सीनेशन की हम बात करें तो 1.7 करोड़ में अगर हम कह सकते हैं कि कोवैक्सीन लगी थी, तो वहीं बचे हुए अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो कोविशील्ड लगी थी। तो ऑल ओवर एक काफी लमसम तैयारी चल के की जा रही है और इसके साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लगातार
किसी भी अनप्रिडिक्टेड ग्रोथ के नाम, क्योंकि देखिए अब लोग स्टेबल हो चुके हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि जब अगर हम एल्डरली ग्रोथ में कि अबव 60 की पहले लगेगी, फिर अबव 45 की लगेगी, और उसके बाद फाइनली 18 टू 45 के बीच में लगेगी। जो सबसे बड़ा या हम एक सबसे मेजर स्पाइक जो देखने को मिला था वो 18 टू 44 के बीच में था। तब ये बहुत ज्यादा देखने को मिला था कि पर्याप्त मात्रा में अगर हम वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि शायद सरकार ने भी इतनी जल्दी नहीं प्रेडिक्ट किया था कि इतने ज्यादा लोग खुद को वैक्सीनेशन कराने के लिए एक साथ सामने आ जाएंगे, क्योंकि उसी दौरान जब 18 टू 44 के बीच में वैक्सीनेशन हो रही थी, तो उसी के दौरान बाकी सभी जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी अबव 45 के लोग हो, चाहे वो अबव 60 के लोग हो, वो भी वैक्सीनेशन लगवा रहे थे। ऐसे में काफी सिनेरियो बन गया था कि अचानक से कि वैक्सीनेशन की शॉर्टफॉल होने लगी थी, पर ऑल ओवर पंजाब सरकार ने इसको भी मैनेज कर लिया था, और उसके बाद लगातार ही केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन की मांग की जा रही थी, और जो अब पर्याप्त मात्रा में पंजाब सरकार के पास मौजूद है। वही हम बात करते हैं तैयारियों की। अगर देखिए, अगर हम ऑल ओवर कोरोना की तैयारियों को देखें, तो ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने कोई ढील शुरू कर दी है। पंजाब सरकार लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है, नए हॉस्पिटल्स लगातार लाए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में कल खुद उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने 30 नई एम्बुलेंस को भी इसमें ऐड ऑन किया, और साथ साथ एक और चीज उन्होंने फैसिलिटी दी है कि अब आप बकायदा अपनी एम्बुलेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एम्बुलेंस कहां पहुंची है, एक अगर हम एक लिंक के जरिए। तो ऑल ओवर मेजर स्टेप्स बनाए जा रहे हैं, और इससे एक स्टेप साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को पर्सनल लेवल पे एक तरह से कह सकते हैं इन्फॉर्म्ड रहे, कि लोगों को पता हो कि उनकी एम्बुलेंस यहाँ पहुंचने वाली है, उनकी एम्बुलेंस इस पॉइंट पे खड़े है और बस अभी रीच हो जाएगी। तो एक तरह से पर्सनल सेटिस्फैक्शन को हाईलाइट जरूर किया जा रहा है। जी। फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या कुछ हाल पंजाब में है, क्योंकि देखिए तीसरी लहर संभावित अभी भी है, जिसका खतरा हम नहीं ये बात कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया है। हालांकि वैक्सीनेशन पूरे देश में सुचारू रूप से चल रहा है, फिर भी तीसरी लहर संभावित है। उससे बचने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां और साथ ही साथ आगे स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से बेहतर की जा रही है? देखिए, अगर हम कहें इस बार अब अपग्रेड इतना नहीं, जितना हमें फर्स्ट या सेकंड वेव में जितना पंजाब सरकार को खुद को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी थी, उतना थर्ड वेव के लिए एटलीस्ट अब जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 90% तैयारियां सेकंड वेव के दौरान पूरी हो चुकी हैं। चाहे हम बात करें कि वो एयर सप्लाई के लिए जो मशीन्स लगानी थी, या हम कहें कि एयर सप्लाई की जो मशीन्स आनी है, जो एयर कन्वर्टर्स थे, वो तैयार हो चुके हैं। ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड्स तैयार हो गए। हाँ, अब एक और चीज जो की जा रही है वो ये है कि जो कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, जो प्राइवेट कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, उन्हें टेम्परेरी अब बंद किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं लग रही है कि जितने अमाउंट है या जितने केसेस आ रहे हैं उनके हिसाब से कोविड जो अगर हम कहें प्राइवेट या एनजीओ के द्वारा चलाए जाए कोविड सेंटर, उनको टेम्परेरी बंद किया जा रहा है, पर उनके लिए वो जगह अभी भी रिजर्व रखी जा रही है, और अगर जरूरत पड़ती है, अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, तो उनको दोबारा से एक्टिवेट हम कहें कि दोबारा से शुरू किया जा सकता है। तो एक ऑल ओवर आप देख सकते तैयारी रेडी है, जगह रेडी है, पर अपनी तरफ से थोड़ी ढील जरूर दी जा रही है। वही आपको बता दें, इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि टूरिज्म को लेके बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो टूरिज्म के हिसाब से भी कई ध्यान रखे जा रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी एरिया में अगर आप हम कंसिडर करते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, तभी अगर हम कह सकते हैं कि थर्ड वेव का चांस बढ़ेगा। तो ऐसे में ये भी जरूर ध्यान देने को कहा जा रहा है कि टूरिज्म, या हम कहेंगे पंजाब में घूमने के लिए कई लोग चाहे बाहर से आ रहे हैं, तो उनका खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है, उनकी डिटेल्स नोट की जा रही है, और जरूर रिपोर्ट्स को जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी कोविड टेस्ट हुए हैं या फिर एटलीस्ट वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं। जी। और इसी के साथ आगे जो तमाम स्थितियां हैं उसको सुधारने के लिए सरकार का क्या प्लान है, क्योंकि तमाम चीज़ें ठीक है, सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जा रही है, और जिस तरीके से आपने बताया कि अब ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जनता को, बावजूद इसके लापरवाही सबसे अहम है यहाँ पर देखने को जो मिलती है, फिर चाहे वो प्रशासन की हो या फिर आम जनता की हो, लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। लोग मास्क बिल्कुल अवॉइड करते नजर आ रहे हैं। पंजाब में इसकी क्या स्थिति? देखिए, मास्क एक अहम फैक्टर है, और ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि लोग अब मास्क पहनना छोड़ रहे हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सरकार कोशिश करे कि लोगों दोबारा से जागरूक हो। देखिए, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव ने बहुत बुरा हिट किया था, बहुत लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोग बीमार थे, और डर का ही माहौल बहुत था। इतना असर हुआ था कि हमें लॉकडाउन तक जाना पड़ा था। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोगों को दोबारा से याद कराया जाए कि मास्क पहनना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी मास्क नहीं पहनेंगे तो वो स्थितियां जैसे फर्स्ट वेव के जो सेकंड वेव की वो दोबारा आ जाएंगी। और ऐसे में सरकार कोशिश भी कर रही है, उनकी तरफ से नुक्कड़ नाटक भी किए जा रहे हैं, गांव-गांव भेज के लोगों को। देखिए, जो चीज बार-बार हाईलाइट की जा रही है कि अब जो मास्क पहनने की अवेयरनेस है वो गांव में कम है और शहरों में ज्यादा है। शहर में लोग अभी भी मास्क पहन रहे हैं, पर जो गांव या हम देहात का पिंड देहात के एरिया बोलते हैं, वहां पर लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन लोगों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंपेयर करें, तो गांव और शहर के मुकाबले गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली पीछे है, चाहे उनको अपग्रेड कर दिया गया हो, चाहे कोविड के रेडी हो, पर कंपैरेटिवली वो पीछे ही है, क्योंकि बेड्स का काउंट उतना नहीं है, लोगों की संख्या तो निकलने के लिए उतनी ज्यादा वो सक्षम नहीं है जितना कि हम शहर वाले मानते हैं।
तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि और कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर रखा जाए कि देखिए थर्ड वेव आ सकती है, आई नहीं है और जरूरी भी नहीं है कि आएगी, पर आ सकती है। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग खुद के मास्क पहने, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद थर्ड वेव को न्योता दे रहे हैं, और थर्ड वेव आप ही के लिए, आम जनता के लिए ही सबसे बड़ा हम कहेंगे नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पे काम बंद हो जाएंगे, लोगों की जान फिर खतरे में आएगी और ऐसे में बाहर निकलना तक भी मुश्किल हो जाएगा। जी। बिल्कुल, लेकिन अमित देखिए बातें ये भी अहम है कि जिस तरीके से लगातार लापरवाही की अगर हम बात करें तो लापरवाह लगातार जनता हो रही है। जनता को समझाया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी फिर चाहे वो चालान का डर हो या फिर किसी भी तरीके से जनता पूरे तरीके से जो 2 गज की दूरी का एक रूल रखा गया था उसे भी अवॉइड करते नजर आ रही है। सिर्फ वैक्सीनेशन सरकार यानी कि पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन हम आखिर क्यों इतना जागरूक हैं अभी भी कि जो हमने 2 लहर देख लिया उसके बावजूद भी इतनी जागरूकता फैलाने की जरूरत आखिर क्यों? देखिए समय, मैं सीधे तौर पे कहूँ समय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम किसी चीज से गुजरते हैं या किसी जैसे वेव के दौरान बात करते हैं तो हर किसी के मुंह पे हम ऑटोमेटिकली मास्क देखते थे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब जब समय जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, अगर हम वेव की दूरियां बढ़ती जा रही हैं तो लोगों को लगता है कि अब वेव चली गई, दोबारा नहीं आएगी। माइंडसेट हमारा चेंज हो जाता है कि अब ये इंसिडेंट हो चुका है, अभी दोबारा नहीं होगा, या फिर हमें हो चुका है, हमें दोबारा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट भी लोगों में है कि लोगों की अब ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं जागती हुई नजर आ रही है कि हमें तो शायद कोरोना हो गया था और हम अब ठीक भी हो चुके, तो हम इम्यून भी है। तो ये एक बहुत, अगर हम कहेंगे, बड़ा सवाल लोगों के मन में है, या फिर हम कहेंगे उनके माइंडसेट में है, तो जिसके चलते अब लोगों ने ढिलाई शुरू कर दी है और यही ठीक है। माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। जी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई और लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिसकी वजह से किसान अब संपूर्ण कर्जे माफी दे, इस तरीके की जो महाविकास अघाड़ी सरकार से ये मांग की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की मांग जो है वो विपक्ष अब उठा रहा है, यानी कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ किसानों की फसलें बर्बाद है, अब कर्ज माफी की मांग उठी है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिले और ऐसे तालुका हैं जहां पर फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बैंकों का कर्ज और घर में फूटी कोड़ी ना होने की वजह से आत्महत्या के लिए किसान मजबूर हुए हैं। और अब बात करें उद्धव सरकार की, तो उद्धव सरकार तत्काल बीजेपी सरकार की तरफ से किसानों का कर्ज माफ करे, इस तरीके की बातें कही गई है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान पर बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के किसानों को तत्काल मदद नहीं पहुंचकर खासकर पंढरपुर में बर्बाद हुए किसानों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती तो वहां बीजेपी का ही नेता चुनकर आएगा और जनता पूरे तरीके से अब त्रस्त हो चुकी है। महाराष्ट्र में लगातार बरसात के चलते किसान और उनके खेतों में खड़ी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। बात करें महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री फिलहाल जिस तरीके की महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है उसके चलते अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तत्काल पंचनामा कर मुआवजा देने की बात तो कह दी है, लेकिन बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि मुआवजे के साथ किसानों को कर्ज माफी भी दी जाए, क्योंकि फसल के साथ साथ उनके खेतों की मिट्टी भी बस चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल किसानों को कर्ज माफी की अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है। हालांकि बीजेपी शासित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया, कुछ राज्यों में जरूर किया गया है लेकिन वो राज्य सरकार पर आधारित है। लेकिन बीजेपी का फिर से दोहरा रवैया ही कह सकते हैं, क्योंकि खुद बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके की चीजें नहीं हो रही है जो महाविकास अघाड़ी सरकार से वो मांग कर रहे हैं। जी मुस्कान, बिल्कुल सही कहना है और ये शायद वजह सिर्फ आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर के एक स्टैंड किया जा रहा है। किसानों को लेकर आम जनता के बीच जगह बनाने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से चंद्रकांत पाटिल ने बयान दिया है, जो किसान महाराष्ट्र में बर्बाद हुए हैं उनके फसल के पंचनामे के साथ साथ जो बैंकों से कर्ज लिए गए हैं उसे महाराष्ट्र सरकार जो है कि तत्काल माफ करे, इस तरीके की मांग रखे हैं। हालांकि आपदा के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार सहित तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी थे ये पंचनामा कर मुआवजा देने की तैयारी के साथ साथ काम भी शुरू किए हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रकांत पाटिल का दौरा था और जिस तरीके की मांग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकने वाली कहावत यहाँ पर आ रही है। जिसमें बीजेपी शासित राज्य है, क्या वहाँ के किसान माफ किए गए हैं,
क्या राज्य सरकार जहां पर बीजेपी की है, क्या वहां किसानों को कर्ज माफी दी गई है, इस तरीके की मांग रखी गई है। और इस तरीके के जो बयान है वो अब कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी के जो नेता है उनकी तरफ से आने शुरू हो चुके हैं। मुद्दा तो इस पर महाविकास आघाड़ी सरकार का क्या कुछ कहना है मुरारी? क्या एक बार फिर से जो मांग उठी है उस पर सरकार विचार कर रही है? क्योंकि मांग देखिए चाहे कैसे भी हो, चाहे विपक्ष कर रहा हो, लेकिन मांग सही है क्योंकि किसान लगातार बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। बहुत समय से प्रदर्शन भी लगातार जारी है और इस बीच बरसात ने भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि फसलों को बर्बाद किया है। गिरदावरी के निर्देश देने के बाद क्या मुआवजा दिया जाएगा किसानों को या फिर कर्ज माफी? मुस्कान, देखिए ये तो कह पाना मुश्किल है कि सरकार इसमें किस तरीके का निर्णय लेती है और मुआवजा के साथ क्या कर्ज माफी करती है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में बरसात में आपदा, चाहे उनकी खड़ी फसल हो और उसके अलावा चाहे खेत की मिट्टी हो, इस तरीके से किसान बर्बाद हुए, साल 2 साल उन्हें उभरने में लगेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर मुआवजे के साथ कर्ज माफी होती है तो किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिले के कई ऐसे तालुका हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बैंकों के लोन, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार की तरफ वो आंखें उठाकर देख रहे हैं और वहीं विपक्ष इसमें कह सकते हैं कि घी डालने का काम कर रहा है। अब ये घी उस आग को कितना राहत पहुंचाएगी, किसानों को कितना लाभ मिलेगा, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन किसानों पर राजनीति जारी है। मुरारी, क्या फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में गिरदावरी के आदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं? क्योंकि फसलें जिस तरीके से लगातार खराब हो रही है, गिरदावरी ही एकमात्र ऑप्शन बचता है किसानों के पास, जहां पर सरकार अगर गिरदावरी पूरे तरीके से करती है, पंचनामा भर के तमाम चीजें की जाती है, तो किसानों के लिए काफी सुविधाएं हो सकती है। क्या सरकार ने इस तरीके का कोई ऐलान किया? मुस्कान, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जब दौरा वहां पर था और उनके आने के तुरंत बाद ही उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्री से बात करने के बाद तत्काल उन्होंने पूरे जो बाढ़ आपदा से जो पीड़ित है उनका पंचनामा कर उन्हें मुआवजे राशि देने की ऐलान करने की बात कही थी। हालांकि ये प्रक्रिया भी काफी जोरों से चल रहा है। लगातार जिला अधिकारी, कलेक्टर अधिकारी के लेवल के जो अधिकारी हैं वो जो है तालुका वाइज तालुका जो है पंचनामा कर रहे हैं। अब ऐसे में पंचनामे में कब तक हो पाएगा और उनको इस पंचनामे में क्या राहत मिल पाएगी, क्योंकि मुस्कान, जो बरसात थी वो सिर्फ बरसात ही नहीं थी, फसल के साथ साथ खेत और पूरे बांध और नाले टूट गए और ऐसी परिस्थिति में पंचनामा कर पाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन जिला अधिकारी लगातार पंचनामा कर मुआवजे की तैयारी कर रहे हैं। मुस्कान, लेकिन मुरारी, जिस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है और अब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कर्ज माफी की, इस पर महाविकास आघाड़ी सरकार की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, महाविकास आघाड़ी सरकार में विक्रम प्रताप सिंह जो शिवसेना नेता है, उनका साफ तौर पर कहना था कि महाराष्ट्र में अगर किसान आपदा से जूझ रहे हैं तो महाविकास आघाड़ी सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन क्या बीजेपी अदर राज्यों में, जहां उनका राज्य है, जहां उनका शासन है, जहां उनके मुख्यमंत्री है, क्या उन राज्यों में कर्ज माफी की गई है? क्या उन राज्यों में किसानों के साथ न्याय हो रहा है? उन्होंने उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी का भी एग्जाम्पल देते हुए कहा क्या वहाँ किसानों के साथ बर्बरता हो रही है? जहां एक तरफ विपक्ष महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने का प्रयत्न कर रही है, वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता भी बीजेपी को भाजपा आईना दिखा रहे हैं। सुल्तान, दोनों ही ओर से वाद विवाद का कह सकते हैं कि किसानों को एक बार फिर से राजनीति का जरिया बना लिया गया है। इस तरीके की चीजें, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार पर मात्र तंज कसने के लिए बीजेपी ये काम कर रही है और उनका रिप्लाई करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ये बात कर रही है, लेकिन किसान यहाँ पर भी बीच में फंस कर रह गया है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मुस्कान, हमने जैसे जिक्र किया था कि कई तालुकाओं के ऐसे गांव हैं जहां गांव के गांव इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। खाने के लिए उन्हें अनाज नहीं है, पीने के लिए उन्हें पानी नहीं है, पशु पक्षी जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। तो गंभीर परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में सरकार अगर मुआवजे की बात करती है तो कहीं न कहीं वो किसानों को तत्काल मुआवजा मिले तो एक राहत मिल सकती है। लेकिन शायद किसी का फायदा कह सकते हैं कि विपक्ष के रूप में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने वहां का दौरा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं अशोक चौहान, उन पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि
अगर समय रहते यहाँ की स्थिति अगर नहीं सुधारे तो यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत कर आएगी। तो कहीं न कहीं वार पलटवार के दौर में किसान पिस रहा है। मुस्कान। लेकिन मुरारी, इस पूरे मसले पर किसानों की राय क्या है? क्योंकि लगातार सरकार और विपक्ष इस तरीके की बातें करते नजर आ रही है। किसान इस पर क्या कह रहे हैं? किसानों को आखिर किस तरीके से सरकार से सहायता चाहिए? मुस्कान, किसानों की बात करें तो उनके पास अब सरकार के अलावा, भगवान के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बैंकों से कर्ज लेकर के उन्होंने फसल तैयार किया था और वो फसल बरसात में तबाह हो गई है। जहाँ एक तरफ बैंकों का किस्त भरना है, वहीं घर में 2 वक्त की रोटी के लिए दरबदर का ठोकर। अब ऐसे में सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो उनके नुकसान हुए, जो उनके फसल बर्बाद हुए हैं, उसका बीमा तत्काल जो है मुहैया कराया जाए, ताकि वो अपने परिवार की परवरिश कर सके और खुदकुशी जैसी नौबत न आने दे। मुस्कान। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश से है, जहां पर मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया। यहाँ सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। सबसे पहले सीएम ने पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और इसी के साथ उन्होंने घोषणा की है कि अब से हर साल धूमधाम से झाबुआ उत्सव भी मनाया जाएगा और यहाँ जनजातीय युवक युवतियां अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हम राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इससे अब हमारे जनजातीय भाई बहनों को दूसरे गांव में दुकानों तक नहीं जाना होगा, बल्कि गाड़ियों में भरकर राशन आपके द्वार तक आएगा और इन गाड़ियों के मालिकों हमारे जनजातीय बेटे ही होंगे, ये भी उन्होंने कहा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूरे ट्राइबल क्षेत्र में 7 तारीख से अभियान चलाकर नामांतरण और बंटवारा करवा दिया जाएगा और हर गरीब आदिवासी को न्याय मिलेगा। सीएम ने कहा कि कई जगह लोगों ने बताया है कि एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। हमारी सरकार ने तय किया है कि परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, जिसे एक यूनिट माना जाएगा। और सीएम ने कहा कि जिनके घर में एक से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, उनको प्लॉट देकर अलग से जमीन का मालिक भी बनाया जाएगा। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर कह सकते हैं कि एक बार फिर से चुनावी ऐलान कर दिया है, क्योंकि झाबुआ में उन्होंने जनजातीय और जातीय और जनजातीय ये जो ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने इनके लिए बड़ी सुविधाएं दी है, लेकिन इसे चुनावी स्टंट के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जनजातीय युवक और युवतियों को उन्होंने एक बड़ा मौका दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से जन कल्याण और सुराज अभियान की शुरुआत एक तरीके से की गई है और इसी के अंतर्गत लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन सीएम ने किया और यहाँ पर जनजातीय लोगों के लिए काफी बड़ी सुविधाएं और बड़े घोषणा की है। देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो चूंकि मध्य प्रदेश के 5 सीटों पे अभी जो है बात करें तो उपचुनाव है, जिसमें से 2 सीटों पर लोकसभा की और 3 सीटों पर विधानसभा के चुनाव है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार जो है ऐसी आशीर्वाद यात्रा कहीं या फिर जन यात्रा कहीं ये लगातार चल रही है। इससे पहले जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतना के रहगांव भी पहुंचे थे, इसके बाद नीमच पहुंचे हुए थे, वहीं अब जो है अगर बात करें तो जहां मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, खंडवा और बुरहानपुर में, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा तीव्रता आ चुकी है इसमें राजनीतिक सरगमों की बात करें तो। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचकर आदिवासी जो जन कल्याण और सूरज अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले में विकास कार्यों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया है और शिलान्यास का भूमि पूजन भी किया है। इस दौरान अगर इस दरमियान की बात करें तो विभिन्न योजनाएं भी जो है हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और वहां पे बड़ी घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां वहां बात करें तो पूर्व सांसद जो स्वर्गीय सांसद रहे हैं दिलीप सिंह भूरिया, उनको माल्यार्पण करके और तमाम जो घोषणाएं हैं जन कल्याण को लेकर और सूरज अभियान के तहत झाबुआ जिले के विकास को लेकर तमाम ऐसी घोषणाएं की हैं। साथ ही अभी जहां अगर बात करें तो सबसे ज्यादा झाबुआ और बुरहानपुर में जहां आदिवासी समाज के बहुल क्षेत्र है, जहां पर आदिवासी समाज के लोग काफी ज्यादा रहते हैं, और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट से अगर बात करें तो ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।